गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है वायु। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका, मतलब जो भाग 1 है वो पढ़ेंगे। उसके आगे अन्य भाग 2, 3 जितने भी होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं वायु। जैसा कि नाम से विदित है, वायु हवा पवन। ठीक है, तो मतलब वायु यानी हमारे चारों ओर जो हमें आवरण दिखाई देता है, इसका हमारे चारों ओर वायु की घनी चादर गिरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर जो वायु की, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इस प्रकार की जो गैसें हैं वो कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। तो हम आज वायु के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की, किससे ढकी हुई है? वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पर देखो बच्चों, पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायुमंडल का, वायुमंडल की। पृथ्वी पर सभी जीवों को, सभी जीवों को जीने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर निर्भर रहना पड़ता है? वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। इससे कि हम क्या ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं। किससे? वायु से। वायु के द्वारा ही सांस लेते हैं। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा करता है, मतलब जो सूर्य की किरणें आती है हानिकारक, उससे भी हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल करता है। इसलिए हमारे लिए वायुमंडल का बहुत ही महत्व है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो, देखो बच्चों, यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो क्या होगा? यह चादर ना हो तो हम दिन के समय भी सूर्य की गर्मी से तप्त, तो हम
दिन के समय यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। यानी कि क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वायुमंडल नहीं होगा तो हम दिन के समय भी सूर्य की जो इतनी गर्मी होगी उससे तप जाएंगे और उससे जल सकते हैं। इसलिए वायुमंडल का होना बहुत ही आवश्यक है। रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, रात के समय हम ठंड से जम भी सकते हैं। तो वायुमंडल हमें क्या प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कैसे, एक तो सूर्य के ताप से और दूसरा अगर रात के समय भी वायुमंडल नहीं हो हमारे चारों तरफ तो हम ठंड से क्या हो सकते हैं, जम सकते हैं। मतलब इतनी अधिक ठंड पड़ेगी कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम जम भी सकते हैं। मतलब बर्फ ज़्यादा पड़ने लग जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या होगा उससे, यह वह वायु राशि है, यह वह वायु राशि है जो क्या करती है, वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, रहने योग्य बनाया है। इसने क्या करा है, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। किसने बनाया है, वायुमंडल ने। अब बच्चों हमने देख लिया कि वायुमंडल क्या है, इससे हमें क्या क्या लाभ है। अगर वायुमंडल नहीं हो तो क्या होगा, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हमें क्या कर देगी, जला देगी और रात को इतनी ठंड पड़ेगी कि हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जम जाएंगे। तो वायुमंडल ही हमें क्या देता है, वायुमंडल ही क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है जिससे कि मानव उसके ऊपर रह सके। तो वायुमंडल के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन देखेंगे हम कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से है, कौन कौन सी गैसें कितने कितने प्रतिशत तक यहाँ पर विद्यमान है। तो अब देखेंगे हम वायुमंडल का संगठन। देखो बच्चों, वायुमंडल के संगठन हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये वायुमंडल है हमारा, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी है हमारी, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। अब हम देखेंगे इसमें इस तरह से दिख रहा है आप सभी को, हाँ। तो ये तो है ऑक्सीजन, इसका कितनी मात्रा है, 21%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, 21% है। कितने प्रतिशत है ऑक्सीजन, 21% है बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है। नाइट्रोजन 78%, 78% है नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन कितने प्रतिशत है, ऑर्गन जो गैस है, ऑर्गन गैस यहाँ पर हम लिखेंगे कितने प्रतिशत है, ऑर्गन गैस 0.93%, 0.93%, ठीक है। 0.93% कौन सी गैस है आपकी, ऑर्गन गैस है। उसके बाद में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। कार्बन डाई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड %3, ठीक है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अन्य सभी जो अन्य गैसें हैं, अन्य सभी जो गैसें हैं, ये तो आपकी ऑर्गन हो गई। अन्य जो सभी गैसें हैं, अन्य सभी जो है वो कितने प्रतिशत है आपके? 0.04%। 0.04% है। तो समझ में आया आपको? देखो बच्चों, ये आप वायुमंडल है, वायुमंडल के पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी मात्रा बताई गई है। 21% तक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है, ऑर्गन के जो गैस है 0.93% है, और अन्य जो है और गैसें वो 0.04% है। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। और इससे हमने देख लिया कि कौन कौन सी गैसें कितने प्रतिशत है। देखो, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं हम? हाँ, ऑक्सीजन गैस। जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं, जिस वायु का उपयोग, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, ठीक है। वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वास्तव में क्या वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में गैसों का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग बना है। भाई सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। 21% तो ऑक्सीजन है और 78% आपके नाइट्रोजन है। तो इन दोनों का भाग क्या है? बड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हीलियम, आर्गन, हीलियम गैस, ऑर्गन गैस और ओजोन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम है, कम है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें ये इन गैसों की मात्रा कम है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दी थी कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत है, ठीक है, बहुत कम है। और इन गैसों के अलावा, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, ठीक है, गैसें तो है, उसके बाद में धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है। धूल के छोटे छोटे कण भी इन हवाओं में मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली
गैस है। नाइट्रोजन वायु में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है। जो गैस होती है नाइट्रोजन, वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। देखो बच्चों, जब हम सांस लेते हैं ना, आपने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी हमारे फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है, और फिर उसे बाहर हम निकाल देते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी हमारे फेफड़ों तक जाती है, लेकिन जब हम बाहर सांस को निकालते हैं तो वो वापस निकल जाती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए लेकिन पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। देखो, हम तो निकाल देते हैं अपने फेफड़ों में से, वापस उस गैस को निकल जाती है जब सांस बाहर निकलता है, लेकिन पेड़ पौधे इसी से अपना क्या बनाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं इसी से ही, और इसी से अपना भोजन बनाते हैं। तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन गैस की अधिक आवश्यकता होती है उनके जीवन के लिए। ठीक है, उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ऐसा नहीं कि सीधे वायुमंडल से क्या ले ले, नाइट्रोजन ले ले, नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले, मृदा तथा कुछ पेड़ों की जड़ों में रहने वाले, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर रहने वाले जीवाणु वायु से क्या लेते, नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, इसका स्वरूप बदल देते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते वायु से, बल्कि इसकी जो मृदा होती है वो, और कुछ पेड़ों में क्या रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, वो वायु से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेकर के उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। ये तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा हमने कि पौधे इसका प्रयोग कैसे करते हैं, या तो मृदा के द्वारा इसको लेते हैं या कुछ जीवाणु होते हैं उनके माध्यम से ये नाइट्रोजन गैस अपने तक लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। देखा आपने वायुमंडल में कितनी गैसें होती है। कभी तो हम सांस ले सकते हैं, हमारे अन्य कार्य होते हैं। पौधों को भी गैस से फायदे होते हैं, गैसों से। ऑक्सीजन वायु में मिलने वाली प्रचुर मात्रा में मिलने वाली वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। 21% भाग है इसका वायुमंडल में। कितने प्रतिशत है? 21%। तो पहली गैस तो नाइट्रोजन हुई 78% मात्रा में, और जो दूसरी गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में तथा पशु सांस लेने में क्या करते हैं? मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वायु से। ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे मतलब पादप यानी पौधे, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमें अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ से शुद्ध हवा मिलती है। शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जो हरे पादप होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। समझ गया बच्चों? किससे उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, वो कैसी रहती है? समान बनी रहती है। समान बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? समान बनी रहती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो
क्या होगा, अगर हम वृक्ष काटेंगे तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर मान लीजिए हम वृक्ष काट लेंगे तो क्या होगा, सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन प्राप्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन पढ़ ली, ऑक्सीजन पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। देखा आपने कि नाइट्रोजन क्या काम में आती है, ऑक्सीजन क्या काम में आती है, ठीक है। मनुष्य के लिए और पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए ये गैस आवश्यक होती है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा, वो भी क्या है, अन्य महत्वपूर्ण गैस है, ये भी महत्वपूर्ण गैस है, अन्य महत्वपूर्ण गैस है, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हर एक पादप अपने भोजन के रूप में, हर एक पादप अपने भोजन के रूप में, भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, मतलब भोजन बनाने में पौधे किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वापस देते हैं, ऑक्सीजन हमें क्या देते हैं, वापस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इसलिए भोजन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु, मनुष्य तथा पशु क्या करते हैं, मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कार्बन ऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस
की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। भाई जो पशु और मनुष्य जो गैस निकालते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जो मात्रा होती है वो पादप में प्रयोग में ले ले इतनी होती है। मतलब इतनी गैस मनुष्य और पशु निकालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में बाहर निकाली जाती है जिससे कि क्या करते हैं, पौधे उनको लेते हैं और उससे अपना भोजन बना लेते हैं। इतनी मात्रा में वो निकाली जाती है। समझ में आया बच्चों? आगे देखो, जिससे क्या बना रहता है, यह संतुलन बना रहता है। क्योंकि जो मनुष्य और पशुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मान लीजिए अधिक मात्रा में निकलेगी तो वातावरण को क्या कर देगी, प्रदूषित ज्यादा कर देगी। इसलिए इतनी ही मात्रा में निकाली जाती है जिससे कि पौधे उसको ले ले काम में अपने। ठीक है, तो इतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, संतुलन को बनाए रखती है। परंतु यह संतुलन किससे बिगड़ जाता है, परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधन जलाने से गड़बड़ा जाता है। मतलब जो संतुलन बनता है वो बिगड़ जाता है। फिर वायुमंडल में करोड़ों टन का क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। करोड़ों टन का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में कार्य करते हैं। करोड़ों टन का क्या बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोयला जलेगा, खनिज तेल जलेंगे, ईंधन जलेंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन फैलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा तो और भी ज्यादा मात्रा में वो बढ़ेगा। तो करोड़ों टन का, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी सारी फैक्ट्रियां चलती है, किससे चलती है, कोयले से, खनिज तेल से, ईंधन से, इन सबको काम में लिया जाता है, जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन, जो बढ़ा हुआ आयतन होता है उससे क्या होता है, पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित करता है।
डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो उससे कौन प्रभावित होंगे? हमारा मौसम और हमारी जलवायु क्या होगी बच्चों? प्रभावित होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए आयतन को भी रोकना चाहिए, क्योंकि आजकल ये क्या होती जा रही है? एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है वायुमंडल की संरचना। अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, इसमें कितनी परतें हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। हाँ, वायुमंडल की संरचना। हाँ बच्चों, हमारा जो वायुमंडल है कितनी परतों में विभक्त है? 5 परतों में। कितनी परतों में? 5 परतों में विभक्त है हमारा वायुमंडल। ठीक है, तो हम वायुमंडल की संरचना देख रहे हैं। कौन कौन सी परतें हैं? जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, जो वायुमंडल की संरचना है उसकी 5 परतें हैं, जो कहाँ से आरंभ होती है? पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। अभी इनमें 5 परतें कौन कौन सी है जो हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना में? पहली है आपकी शोभ मंडल। शोभ मंडल, ठीक है। दूसरी आपकी आती है समताप मंडल। समताप मंडल दूसरी जो परत ये है। तीसरी जो आपकी परत आती है वो आपकी आती है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, ठीक है। और चौथी जो आपकी परत आती है वो आती है बाह्य मंडल, जिसे कि आयन मंडल भी कहा जाता है। बाह्य मंडल। और पांचवी जो परत है वो कहलाती है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो वायुमंडल है उसमें कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। कितनी है? 5 परतें हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। इन परतों के बारे में हम क्या करेंगे? इन परतों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वायुमंडल की जो संरचना है इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसकी कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। 5 परतों के बारे में मैंने आपको बताया, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। 5 मंडल है। शोभ मंडल है, उसके बाद में कौन सा मंडल आता है? पहले शोभ मंडल आता है, फिर संताप मंडल आता है, मध्यम मंडल जैसे कि नाम से ही विदित होता है, यानी मध्य में, तो मध्यम मंडल होता है। और जो बाह्य मंडल होता है वो बाह्य, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है? बहिर्मंडल, जो सबसे ऊपर होता है। तो इस प्रकार से हमारी वायुमंडल की संरचना बनी है। इसके बारे में हम इन संरचनाओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।